ओजोन गैस के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास पे। तो हम लोगों ने ओजोन गैस के केवल दो रासायनिक गुणों को पढ़ रखा था, एक ऑक्सीकरण और दूसरा धातु के सल्फाइडों से क्रिया। अभी आज पढ़ेंगे ओजोन गैस के अन्य गुणों को। जैसे क्या आता है, ओजोन गैस का अगला रासायनिक गुण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करवाएंगे ओजोन की, तो बेटा ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और इसकी अभिक्रिया करवानी है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तकरीबन लगभग सभी लोग जानते हो कि ओजोन का अपना एक नेचर है। क्या नेचर है? ओजोन अपने पास से ऑक्सीजन को तुरंत ही क्या कर देता है, त्याग देता है। और क्योंकि ऑक्सीजन को शीघ्रता से त्याग सकता है, ओजोन को हम प्रबल ऑक्सीकारक भी मानते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही, ऑक्सीकारक पदार्थ वही जो शीघ्रता से ऑक्सीजन को त्याग दे, क्योंकि ओजोन में इस प्रकार की विशेषता है कि वो शीघ्रता से ऑक्सीजन क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, निकाल देता है। अब बेटा ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, सबसे पहली बात सोचने वाली बात, अगर यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो O2 बचा। अब वो जो ऑक्सीजन यहां से निकला है वो कंबाइन किससे करेगा, H2 से, तो बनकर तैयार होगा H2O। मैं चेक करता हूं अभी मेरे पास क्या बचता है, तो मेरे पास बचता है Cl2। कभी कभी कुछ लोगों का रिएक्शन लिखने का तरीका देखो कैसा चेंज होता है। उन लोगों ने जैसे ही रिएक्शन देखा उन्होंने क्या किया कि O को HCl के लिए ट्रांसफर किया। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट पे एक कंपाउंड लिख रखा होता है कि HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो कभी कभी बुक्स वगैरह को देखोगे तो ऐसा भी कुछ मिल जाएगा आपको। तो इसका अर्थ क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बना। लेकिन क्योंकि हाइपोक्लोरस अम्ल एक टिकाऊ कंपाउंड नहीं है, स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने स्वयं को डिकम्पोज किया और डिकम्पोज करते हुए फिर से क्या बनाया, जल और क्लोरीन गैस। तो अगर कोई व्यक्ति H2O Cl2 की जगह पर HOCl भी लिखाता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बनता होगा HOCl ही, लेकिन शीघ्रता से दोनों डिकम्पोज होते हैं और टूटकर बना लेते हैं H2O और Cl2। अभी नेक्स्ट रासायनिक गुण को पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ एक और रासायनिक गुण आता है, कहता है पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया। अब इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि हम पोटेशियम नाइट्राइड पे रासायनिक अभिक्रिया को दिखाएंगे, और आपसे अगर सोडियम नाइट्राइड पे बात करेगा कि सोडियम नाइट्राइड से क्या बना सकते हो, तो आप सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया को भी सेम पोटेशियम नाइट्राइड की ही तरह डील करोगे। अगर आपसे बोल देता है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा, तो बेटा नाइट्रस अम्ल से भी अभिक्रिया को सेम वैसे ही फॉर्म में हमें पूरा करना है। अगर कभी ऐसा आ जाता है तो अगर मैं रिएक्शन करवाना स्टार्ट करूं, तो अगर आप KNO2 का रिएक्शन जान गए तो आप NaNO2 का रिएक्शन भी जान गए और HNO2 का रिएक्शन भी जान गए। तो इन तीन में से मैं एक की रिएक्शन करके दिखाता हूं। बेटा KNO2 अगर अभिक्रिया करवाई जाए ओजोन से, इस बात को चेक करेंगे, ओजोन का फिर से वही नेचर है, ओजोन अपना ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करेगा। जैसे उसने ऑक्सीजन इधर के लिए ट्रांसफर किया, बेटा KNO के साथ क्या बन गया, 3, और बेटा यहां क्या बचा, O2। तो KNO3 बनकर तैयार हुआ, साथ में O2 बना। अगर इसको पोटेशियम नाइट्राइड बोलते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। अभी ध्यान देने वाली बात है, सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन को आप कंप्लीट करवाओगे, मैं HNO2 की रिएक्शन को करवा के दिखा देता हूं। या एक काम कर लेते हैं, HNO2 की रिएक्शन को नेक्स्ट पार्ट में लिख देते हैं क्या। देखो मैंने लिख रखा है अस अम्लों से क्रिया। अब तभी दिमाग में एक बात गूंजने लगी, अस अम्ल क्या होता है। बेटा अस अम्ल का मतलब है जिन अम्ल के नाम में लास्ट में अस लग जाता है, जैसे नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। तो अगर हम ऐसे एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं ओजोन से तो इफेक्ट क्या आता है, तो बेटा सबसे पहले तो नाइट्रस अम्ल ही है। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2, रिएक्शन होगी ओजोन से। तकरीबन सभी बच्चों के समझ में आने लगा होगा कि ऑक्सीजन का, ओजोन का तो वर्क ही है ये, ऑक्सीजन और परमाणविक ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाना। ऑक्सीजन जैसे ही ब्रेक होगा अपना एक ऑक्सीजन इसके लिए ट्रांसफर करेगा। अगर ट्रांसफर करेगा तो बेटा ये कंपाउंड बनकर तैयार होगा HNO3 प्लस, क्योंकि ओजोन से एक ऑक्सीजन निकल गया है इसको हम O2 बताएंगे कि O2 गैस बची है। अभी मैं रिएक्शन को स्टार्ट रखूंगा। अभी एक और हम लोगों ने पदार्थ को पढ़ रखा है H2SO3। अगर ये आपको पता है अच्छी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड है।
अगर नहीं पता तो इसको ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरस एसिड इसको कहते हैं। अगर इसकी भी अभिक्रिया बेटा हम ओजोन से ही करवा कर देखें तो ओजोन से अभिक्रिया, मैं तो क्या बोलता हूं, जब बात ही उसी चीज की हो रहेगी, सेम प्रोसीजर उसका, इसका काम है ये अपने ऑक्सीजन को उठाएगा ओजोन और तुरंत ट्रांसफर कर देगा इधर की ओर। जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा बेटा एक कंपाउंड बनकर तैयार होगा H2SO4 प्लस O2। यहां ध्यान रखने वाली बात है, कभी कंपेयर आ जाता है सर जी पहले भी नाइट्रस अम्ल था अभी भी नाइट्रिक अम्ल है, अम्ल से अम्ल बना है, क्या केमिकल रिएक्टिविटी में कोई चेंज आया या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया? तो हम बताएंगे बेटा बिल्कुल सही है, चेंज आया होगा। ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्लों में से एक है और ये उसकी अपेक्षा कैसा है? प्रबल। वैसे भी मैंने बताया था कि जब भी किसी एसिड्स में कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम की संख्या लगातार बढ़ने लगे तो आप इस बात को तुरंत समझ जाइए कि अम्लीय क्षमता भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अगर कभी बात आएगी नाइट्रस अम्ल, ऑक्सीजन एटम 2 हैं, अम्लीय क्षमता कम रहेगी। नाइट्रिक अम्ल, अम्लीय अगर ऑक्सीजन एटम को देखा जाए 3 है और अपेक्षाकृत नाइट्रस अम्ल से नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय क्षमता अधिक रहेगी। और ये बात तो दुराय नहीं है कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्लों में से एक है। सेम पूछता है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में सर कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? क्योंकि सल्फ्यूरस अम्ल में 3 ऑक्सीजन एटम पर काम खत्म हो गया है और सल्फ्यूरिक अम्ल में यही एटम की संख्या कितनी हो गई है? 4। अब इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, सल्फ्यूरस अम्ल की अम्लीय क्षमता कम होती है और उसकी अपेक्षा सल्फ्यूरिक अम्ल की अम्लीय क्षमता अधिक होती है। एक और एसिड लिखेंगे जिसका नाम है कैरो एसिड। इसका रिएक्शन नहीं लिखना है, केवल नाम से हम इसको पहचानेंगे थोड़ा सा। नाम कैरो एसिड और फॉर्मूला होता है H2SO5। ये 5 लिखा है यार, क्योंकि 505 ना समझ में आ जाए, कैरो एसिड बोलते हैं। अभी कंपेयर होगा सल्फ्यूरिक एसिड और कैरो एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, तो तुरंत भैया नियम हम लोगों ने कहा 4 ऑक्सीजन है 5 है, 5 ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, ये अधिक है और इसका अम्लीय क्षमता कैसा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अधिक होगा। कैरो एसिड जो है अपनी श्रेणी में सबसे प्रबल अम्लों में से एक है। हालांकि क्योंकि कैरो एसिड ज्यादातर नॉर्मली हम लोगों को मिलता नहीं तो हम लोग ज्यादा उसके विषय में चीजें जानते भी नहीं है। तो अगर कभी भी अस एसिड से रिएक्शन करेगा, ऐसी सिचुएशन पे बनाकर तैयार करेगा हम लोगों का कि कंपाउंड अस एसिड्स को इक एसिड में चेंज कर देता है। अभी बात आती है नेक्स्ट नंबर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं क्या लिखता हूं? निम्नतम क्रियाशील धातुओं से, निम्नतम क्रियाशील, ये बेटा बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, धातुओं से क्रिया। अब बात आ जाती है, अगर धातुओं से विक्रिया होती तो हम तो जिस मेटल को चाहते उससे रिएक्शन करवा देते, लेकिन उसने पहले से ही बता रखा है कि आप ऐसी अभिक्रिया करवाओ निम्नतम क्रियाशील धातुएं। और बेटा निम्नतम क्रियाशील धातुएं कहां आती हैं? निम्नतम क्रियाशील धातुओं के नाम भी कोई पूछता, देखो मैं बता के दिखाता हूं एक दो, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और मरकरी। तो हम किसका दिखाएं? क्योंकि बेटा अपने कोर्स में सिल्वर और मरकरी इनका बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन के प्रति रिएक्शन का, तो हम भी उन्हीं को पढ़ेंगे कि ओजोन जब सिल्वर या मरकरी से रिएक्शन करता है किस प्रकार के इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला Ag और हम इस पर अभिक्रिया किसकी कराएंगे? ओजोन की। अच्छा अब ये तो सभी को पता है, सभी क्या पता है, अब तो अगर ये वीडियो देख रहा होगा छोटा बच्चा भी और या पढ़ रहा होगा इससे छोटा बच्चा भी, वो भी जान जाएगा सर जी एक ही काम कर रहे हो उतनी देर से। ओजोन का ऑक्सीजन निकाल के इसको बगल वाले को पकड़ा देते हैं कि भैया इसको ऑक्सीजन को रखो, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि Ag का वैलेंसी 1 है। Ag का वैलेंसी अगर हम चेक करें तो Ag का वैलेंसी होता है 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अगर दोनों के बीच में बनने वाले केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे बेटा, समझ गए होगे क्या कंपाउंड बनने वाला है? Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर का ऑक्साइड बनता है, कभी कभी दियो। अच्छा सिल्वर का ऑक्साइड लिखेंगे और भी कुछ भी लिखे रह गया है। अगर ओजोन अपना एक ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करेगा तो साथ में क्या बचेगा? ऑक्सीजन O2 जिसको कहते हैं। हाँ, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाएगा इस प्रकार से। तो ओजोन एक ऐसा गैस है, देखो इससे भी ध्यान रहते आए, ओजोन एक ऐसी गैस है जो निम्नतम क्रियाशील गैसों से भी अभिक्रिया कर सकती है। सिल्वर एक, अब तुमको बताएं तो सिल्वर एक लगभग नॉन रिएक्टिव मेटल है।
नॉन रिएक्टिव मेटल क्या है? क्योंकि इसको अगर वायु से भी अभिक्रिया करता है, इसको बहुत लंबा समय, कई वर्षों का समय लग जाता है, बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं, 100 वर्ष बीत गए, कभी 150 वर्ष बीत गए, शायद तब रिएक्शन हो पाए, और वो भी कहो अधिक मात्रा में ना हो पाए रिएक्शन सिल्वर की ऑक्सीजन से। लेकिन ओजोन इतना अधिक क्रियाशील है कि ओजोन की अधिक क्रियाशीलता के कारण ओजोन ने सिल्वर का भी ऑक्सीकरण कर दिया है। तो मैं क्या सोचता हूं, अभी ओजोन के वायुमंडल में सिल्वर के, चांदी के आभूषण सुरक्षित नहीं बचेंगे, उनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि ओजोन के वायुमंडल में चांदी के आभूषण क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है खराब हो जाना इसी समय पर। रिएक्शन इसको तैयार रखोगे, मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। एक और रिएक्शन जिसके ऊपर तो बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों के यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है, मरकरी का। अगर बेटा मरकरी की अभिक्रिया ओजोन से करा दी जाए, क्योंकि मरकरी की अभिक्रिया अगर ओजोन से करा दी जाए तो सबसे पहले तरीका सेम है, ट्रांसफर कर देगा और बेटा बनाकर तैयार करेगा HgO। अगर HgO ट्रांसफर करके बनाएगा तो साथ में बेटा बचेगा क्या? O2। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है मैं पढ़ के सुनाता हूं, नहीं समझ में आता है इसको लिख लेते हैं फिर आंसर। क्या होता है? वैसे मरकरी के अंदर, मरकरी जिसको पारा कहते हो, हाइड्राजियम क्योंकि इसका लैटिन नेम है इसलिए Hg से लिखते हैं। होता क्या, थर्मामीटर के अंदर मरकरी पड़ी रहती है, और क्या होता है जैसे आप इसको बॉडी पे लगाते हो, थर्मामीटर का वो हिस्सा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी से, जिससे टेम्परेचर या ऊष्मा पाकर पारे का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और जब पारे का आयतन बेटा बढ़ता है तो पारा नीचे से कहां भगता है? ऊपर की ओर। जितना अधिक टेम्परेचर उतना ही पारे का आयतन बढ़ा और पारा उतनी ही ऊंचाई तक गया। और उससे हम लोगों ने बीच बीच में कट मार्क बना बनाकर उससे टेम्परेचर लिख रखा है। हम उसको देखते ही समझ जाते हैं कि इसको बुखार है। कहा इसको देखा क्या 98 फ़ारेनहाइट है, कहा ठीक है इसका टेम्परेचर। नंबर आ कितना है? 100 है, कहा कि इसको तो बुखार आ गया है, फीवर है इसको। इसका मतलब क्या है कि उस कांच की नली में मरकरी ऊपर भी चढ़ता है और ठंडा होने पर पारा कहां जाता है? नीचे। लेकिन मरकरी का एक विशेष गुण रहा, क्या रहा? कि मरकरी कांच पर चिपकता नहीं। सोचो अगर मरकरी कांच पर चिपक जाएगा तो मरकरी में एक बार रीडिंग ऊपर बढ़ गई, फिर वही कांच पर क्या हो गया? चिपक गया। अब ये नीचे नहीं आ रहा है, क्या दोबारा इससे टेम्परेचर को मापन किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा। तो मरकरी में एक बहुत ही अच्छा गुण है कि मरकरी को अगर कांच के बर्तन में भी भरकर रख दोगे तो ये कांच पर कभी चिपकने वाला नहीं। लेकिन कांच पर ना चिपकने के गुण को कहते हैं मेनिस्कस। ध्यान रखना इस शब्द को, मरकरी कांच पर नहीं चिपकता, उसके इस गुण को कहते हैं मेनिस्कस। कांच की सतह को छोड़ते हुए ऊपर नीचे चढ़ता रहता है, ऊपर भी जाता है नीचे रहता है, मेनिस्कस का गुण रखता है। लेकिन हुआ क्या, अगर मरकरी को किसके कांटेक्ट में रख दें? ओजोन के, तो मरकरी ओजोन के कांटेक्ट में आने पर मरकरी चेंज हो जाती है मरकरी के ऑक्साइड में। अब मरकरी का ऑक्साइड जो होता है ये कांच पर चिपकता है, अर्थात मरकरी ने अपने मेनिस्कस होने का गुण क्या कर दिया है? खो दिया है। या हम ऐसे कह सकते हैं मेनिस्कस होने का गुण क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि अब मरकरी कांच की सतह पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो कभी कभी आता है अपने यहां कि मरकरी कब अपने मेनिस्कस को खो देता है? कांच की सतह से छूटने के गुण को खो देता है। हम बताते हैं जब भी मरकरी को ओजोन के कांटेक्ट में लाया जाता है, मरकरी ओजोन से रिएक्शन करके मरकरी के काहे में चेंज हो जाता है? ऑक्साइड में। और मरकरी का ये ऑक्साइड जो होता है अब कांच की छड़ पर क्या हो सकता है? चिपक सकता है, चिपक जाता है। अर्थात मरकरी ने अपना मेनिस्कस क्या कर दिया है? खो दिया है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि मरकरी अपना मेनिस्कस कब खो देता है? तो आप बताओगे जब इसको काहे के संपर्क में लाया जाता है? ओजोन। आप पूछेंगे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, सर जी ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आ जाता है क्या होता? कुछ भी नहीं होता। रीजन है ऑक्सीजन गैस ऑक्सीकारक है, लेकिन इतना प्रबल ऑक्सीकारक नहीं जो मरकरी का ऑक्सीकरण कर दे, क्योंकि मरकरी कैसी क्रियाशील धातु है? निम्नतम क्रियाशील धातु। तो जब निम्नतम क्रियाशील धातु है तो इसका ऑक्सीकरण कराने के लिए किसी हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि ओजोन है। ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। जब भी किसी पदार्थ का नॉर्मली ऑक्सीडेशन ना हो, आप उसका ऑक्सीडेशन किसके थ्रू करवा दें? ओजोन के, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो वो मेनिस्कस वाली बात जो रही मैं उसको लिख देता हूं, नहीं हम लिख लेते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लें।
क्या लिखेंगे? मरकरी शुद्ध अवस्था में कभी भी कांच की दीवार पर नहीं चिपकते। कांच की दीवार पर नहीं चिपकती। और थर्मामीटर में विभिन्न मानों को प्रदर्शित करती है। विभिन्न मानों को प्रदर्शित करती है। विभिन्न मानों को प्रदर्शित करती है, परंतु जब मरकरी, बेटा इसका नाम पारा भी है तो मैं उसको भी लिख देता हूं ना, मरकरी या पारा ओजोन के साथ क्रिया करता है, ओजोन के साथ क्रिया करता है, तो मरकरी ओजोन के साथ क्रिया करती है तो मरकरी अपना मेनिस्कस खो देती है। कांच में ना चिपकने का गुण खो देती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो मरकरी अपने कांच में ना चिपकने का गुण खो देती है, अर्थात कांच पर चिपक जाती है, मेनिस्कस खो देती है। तो इस बात को भैया हम लोग लिख कर के रखेंगे कि मरकरी अपना मेनिस्कस कब खो देती है, और इसको आंसर के फॉर्म में तैयार भी रखेंगे ताकि रिएक्शन को लिखकर आंसर को बताया जा सके। इसको जल्दी से नोट करें, फिर अन्य रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं मरकरी के। अभी तक जो आपने रासायनिक गुण पढ़े उनमें से रासायनिक अभिक्रिया का केवल एक तरीका होता था। क्या तरीका था? कि ओजोन से आप एक ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देते थे, किसको दे देते थे? बगल वाले कंपाउंड को, और बगल वाले कंपाउंड को देते ही ओजोन दूसरे कंपाउंड को जिसके साथ अभिक्रिया कर रहा होता है उसका ऑक्सीकरण कर देता था। ऑक्सीकरण अभी भी कर देता है, लेकिन अब जितने भी रासायनिक अभिक्रिया लिखे इनके लिए जो रूल हमारा है वो हल्का सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा उस बात को देखते हैं। क्या है, अगर हम ध्यान दें और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया ओजोन से करवाएं तो बेटा हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि पोटेशियम आयोडाइड डायरेक्ट ओजोन उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। सीधा ऑक्सीकरण अगर पोटेशियम आयोडाइड का देखा जाए तो ओजोन के द्वारा नहीं कराया जा सकता। तो कराया कैसे जा सकता है इसको देखेंगे। कराया जा सकता है अगर ओजोन की अभिक्रिया किससे करवा दी जाए? जल से। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की जलीय विलयन की अभिक्रिया ओजोन से करवाएं तो पोटेशियम आयोडाइड फिर ओजोन से रिएक्शन करने के लिए तैयार है, रिएक्शन कर लेता है। फिर से मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को, क्योंकि यहां थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन डायरेक्ट ओजोन से करवाता हूं तो ओजोन पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है। अब क्या करें? तो इसके लिए करें क्या कि पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन ले। जलीय विलयन का मतलब समझते हो ना? पोटेशियम आयोडाइड को काहे में घोलें? जल में। अब ओजोन के थ्रू ऑक्सीकरण करवा के देखें, अब ऑक्सीकरण बिल्कुल आसानी से होने वाला है। तो मैंने इसलिए वहां से रिएक्शन लिख रखी है। अब रिएक्शन लिखने के तरीके को देखो कैसे ध्यान देना है, शायद आपकी समझ में आ जाएगा, बेस्ट रहेगा तरीका, आपको रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी। ओजोन का काम अभी भी नहीं बदला है। ओजोन का काम था ऑक्सीजन ट्रांसफर करना,
लेकिन इस बार ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर इसने कर दिया है, हाइड्रोजन को। बेटा अगर ध्यान से देखो, अगर ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करेगा तो 2H और 2O बनेंगे, 2OH। अभी ध्यान से देख करके बताओ, अगर 2H बना है, OH पर निगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव, निगेटिव। अगर निगेटिव चार्ज होता है OH पर तो OH निगेटिव चार्ज K से रिएक्शन कर लेगा, बिकॉज K पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ऐसा सबको पता है, नहीं समझ में आ रहा है? कुछ लोग तो देखो बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं। रिएक्शन लिखने के अलग अलग तरीके हैं, हर टीचर अपने हिसाब से रिएक्शंस को लिख के बताता है। जल को मैंने ऐसे लिख लिया, अब जब मैंने ओजोन की अभिक्रिया करवाई तो मैंने O इसके साथ ट्रांसफर किया तो ये भी OH बन गया, नहीं बन गया? ऐसे लोग बता देते हैं कि हमने यहां से एरो पर, कोई कोई लोग यहां O बना देता है कि यहां से एक O इसको ट्रांसफर किया गया तो ये OH बना, ये OH था, कितने OH हो गए, 2। और क्योंकि 2 OH है, ये 2K से रिएक्शन करेगा तो मैं 2K बना सकता हूं। यहाँ पे 2K 2OH से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना डालेगा, 2KOH। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, 2KOH बन गया। अब मैं सोच के बताता हूं, इधर मेरे पास क्या बचा, ऑक्सीजन। क्या कोई व्यक्ति और है जो बता सकता है अपने पास बचा क्या, I2, आयोडीन। तो रिएक्शन समझ पा रहे हो? रिएक्शन का मेथड जो है बस ये है कि वो अपना ऑक्सीजन जल को देता है, जिससे OH बनता है। OH मेटेलिक कंपाउंड को लेकर या मेटेलिक एलिमेंट्स को लेकर अलग हो जाता है। अब इस पर रिएक्शन देखेंगे, कहता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन, K4FeCN से 6 से रिएक्शन, K4Fe। बेटा ध्यान से देखो, इसको ना समझ में आया तो हमको बताइएगा। हम इसके 2 मोल लेते हैं और अभिक्रिया करवाते हैं जलीय विलयन से और O3 की, क्योंकि अब ओजोन पोटेशियम फेरोसाइनाइड का भी डायरेक्ट ऑक्सीकरण नहीं करवा सकता है, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड को लाएं, उसको सबसे पहले कहां पर घोलें, जल में। अब जल में घुलने के बाद ओजोन के थ्रू ऑक्सीकरण कराएं, तो अभिक्रिया का तरीका फिर से, ये इसको ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा तो बेटा देखकर बताओ, यहां 2OH बनेगा, 2OH यहां से 2K को लेके अलग होगा, क्यों, K पॉजिटिव चार्ज देगा, उसी को लेके अलग होगा। तो सबसे पहला पदार्थ क्या बनेगा, 2KOH। तभी मेरे दिमाग में एक और बात आती है कि हम एक काम कर लेते हैं, O2 को भी लिख लेते हैं। ये O2 कहां से आया पता चला, ओजोन ने जब अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर किया था तो O2 बचा होगा। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचा क्या, बेटा मेरे पास सभी कुछ बचा है, बस यहां अगर देखे जाए 4 दूना 8 K थे, जिनमें से 2 OH के साथ निकल गए, कितने K बचे, 6। 6 को कैसे लिख सकते हो, 2K3FeCN होल 6, ऐसा लिख सकते हो। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन स्टार्ट करवाई मैंने और बनाकर तैयार कर दिया, इसको कहते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ध्यान रखो दोनों चीजों को, ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और यहां पर क्या बनकर तैयार हुआ है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को ऑक्सीकृत करके पोटेशियम फेरीसाइनाइड भी चेंज कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन पर बात करेंगे, कहता है K2MnO4 से रिएक्शन। अब बेटा K2NO4 से रिएक्शन करवाएगा तो फिर से मैं 2 मोल लिखने वाला हूं, और बेटा इस बार भी मैंने देखो ओजोन का रिएक्शन करवाया, लेकिन एक बात हमको पहले से पता चल गई क्या, कि ऐसा कंपाउंड तो ओजोन से डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं, तो हम इसको कैसा लेंगे, जलीय विलयन। और बेटा जलीय विलयन लेके ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करेगा तो 2OH, और 2OH बनके ये 2K से रिएक्शन करेगा तो सबसे पहला कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा 2KOH। लास्ट में बचने वाला है O2, और मैं चेक करूं मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास सब कुछ बचा है, केवल 4K में से 2K मैंने OH को दे दिए थे, तो मेरे पास बचा क्या, 2K बचे, 2 Mn है और 8 O है, कॉमन करेंगे 2 तो अंदर बचेगा KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। और जो लाल दवा है बेटा ये जीवाणुनाशी है, वाटर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को समाप्त करता है, तो लाल दवा का निर्माण कर देता है। अपने आप पोटेशियम परमैंगनेट पर एक एक्सपेरिमेंट भी आता है, जिसमें से आपको मोहर साल्ट की कंसंट्रेशन बतानी होती है। फिलहाल हम लोग रिएक्शन पर आगे चलेंगे, कहता है आयोडीन से रिएक्शन। बेटा आयोडीन से रिएक्शन का एक बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊं, रिएक्शन होनी है आयोडीन से
और आयोडीन का भी जो रिएक्शन है वो जल की उपस्थिति में ही होने वाला है। बेटा जल लिखेंगे और अभिक्रिया करवाएंगे ओजोन से, क्योंकि ओजोन डायरेक्ट आयोडीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब यहां समझने वाली बात है, ओजोन का काम क्या है? अपने बगल में रखे हुए पदार्थों को क्या कर देना? ऑक्सीकरण कर देना उनका। अगर इस बात को हम अपने दिमाग में रख लें तो टाइप ऑफ रिएक्शन पार्ट 3 में हम लोगों ने बहुत सारे पदार्थों का ऑक्सीकरण करके बनाया था, और शायद अगर आपको याद हो तो मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो आयोडीन था, अगर ऑक्सीकरण होता था तो वो एक कंपाउंड में चेंज होता था HiO3, जिसको आयोडिक एसिड बोलते थे। अगर आयोडीन HiO3 में चेंज होता है तो ये कब चेंज हुआ? जब ओजोन ने अपने ऑक्सीजन को इधर के लिए ये क्या किया होगा? ट्रांसफर किया होगा। अगर ओजोन ने अपने ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया होगा तो बेटा यहां पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में बस एक कमी है, रिएक्शन बैलेंस केवल नहीं है। तो बेटा आप इतना काम कर सकते हो, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। हम छोड़ इसलिए, वैसे भी रिएक्शन नहीं बैलेंस करोगे क्या रिएक्शन मान्य नहीं रहेगा पूरा बेटा आपको नंबर मिलेगा। बस आप केमिकल कंपाउंड लिख के चले आना कि HiO3 और ऑक्सीजन बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। आप केवल रिएक्शन लिख करके आओगे, और यही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंस को देखोगे। अभी नेक्स्ट नंबर लिखते हैं सल्फर से रिएक्शन। तो इसका मतलब है सल्फर वाला भी बेटा सेम प्रोसीजर है। सल्फर डायरेक्ट ओजोन से ऑक्सीकृत नहीं हो सकता, इसलिए सल्फर को रिएक्शन किससे करवाया गया है? जल की उपस्थिति। सल्फर के जलीय विलयन को ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत कराया गया है। फिर से मैं अभी बताऊंगा, ओजोन का तो एक नियम था, ओजोन खुद को काहे में चेंज कर लेता है? O2 में। अब बात आएगी कि सल्फर का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता था। मैं आपको बताऊं, सल्फर का ऑक्सीकरण करने पर सल्फर के ऑक्साइड बनते थे, और जो सल्फर के ऑक्साइड होते थे ये ऑक्सीकृत दोबारा होते थे और बन जाता था सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेटा मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा सल्फ्यूरिक एसिड। मैं फिर बताऊंगा कि इस रिएक्शन में एक ही कमी है, ये क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। रिएक्शन आपकी कंप्लीट है, लेकिन वहां आपको चेंज पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि सल्फर का चेंज काहे में हुआ, आयोडीन का चेंज काहे में हुआ। जैसे फास्फोरस को मैंने देखा, देखते हुए बता देता हूं कि फास्फोरस चेंज हुआ था फॉस्फोरिक एसिड में। अगर जिस व्यक्ति को यह बात पता है कि फास्फोरस ऑक्सीडाइज होकर कैसे चेंज होता है, उसके लिए रिएक्शन कोई मायने ही नहीं रखता, कोई कठिनाई नहीं उसके लिए। फिर से मैं बोलूंगा कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कराते हैं, P4 लिख सकते हैं, और फास्फोरस का जलीय विलयन की अभिक्रिया ओजोन से कराई जा सकती है। डायरेक्ट ओजोन फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। बेटा ओजोन अगर रिएक्शन करेगा तो फिर से अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा, तो बनकर तैयार होगा O2। मैं चेक करूंगा क्या बनता है, तो बनकर तैयार होता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, या इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अब एक कठिन अभिक्रिया अपने यहां ओजोनीकरण के नाम से ये फेमस भी है। तो अब हम यहां अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे, भूलना नहीं चाहिए अभिक्रिया, हम ऐसा मानते हैं। ओजोनीकरण भूल गए, समझ लो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन चली गई अपने पास से। तो बेटा इसके अभिक्रिया का नाम है ओजोनीकरण। और बेटा इसी में लास्ट में एक शब्द और जुड़ा है, अपघटन, क्योंकि केवल ओजोनीकरण करवाते तो अपघटन छूट जाता, इसलिए मैंने ओजोनीकरण अपघटन डाल दिया है। आपको ओजोनीकरण तक अभिक्रिया करवानी होगी, वहां कंप्लीट करवाओगे, और अपघटन तक की अभिक्रिया को कंप्लीट करना होगा, वो भी करेंगे। देखो सबसे पहले एक तो ओजोनीकरण किन कंपाउंड्स का हो सकता है? एल्कीन्स का। एल्कीन्स को जानते हो ना, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के परमाणुओं के बीच में कम से कम एक बार तो डबल बॉन्ड आता ही है। तो मैं बात करूंगा एल्कीन में से एथिलीन की, 2 कार्बन एटम, उनके बीच में कम से कम एक बार तो डबल बॉन्ड आ ही गया। बेटा अभिक्रिया का तरीका देखना, अभिक्रिया करवाएंगे ओजोन से। जैसे मैंने ओजोन से रिएक्शन करवाई, क्या हुआ? ओजोन ने अभिक्रिया की इससे, एथिलीन से। कैसे अभिक्रिया की? इन दोनों डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, इस पूरे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक किया तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, CH2। हमने हमेशा ये बताया कि डबल बॉन्ड ब्रेक होना का मतलब है 2 बॉन्ड्स का नुकसान झेलना दोनों एटम्स के लिए। उस कार्बन के लिए भी सदमे का सब्जेक्ट है, सदमा खा गया, वो कहता 2 बॉन्ड टूट गए।
और हमारी तरफ जो कार्बन रखा है ये भी सदमे में, कहता हमारे भी 2 बॉन्ड टूट गए। तो अगर क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं किसके कारण, ओजोन के कारण, तो भैया हमें एक काम करना चाहिए, 2 बॉन्ड दिलवाने भी चाहिए ओजोन से कि तूने तोड़े हैं कम से कम उसको 2 बॉन्ड दो। ओजोन ने दिया भी, देखो कैसे, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू, एक इसके थ्रू। अब ऑक्सीजन का भी तो बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का भी तो 2 बॉन्ड होते हैं, इसका भी एक बॉन्ड हुआ, इसका भी एक बॉन्ड हुआ, तो एक दोनों से कनेक्ट हो गया। अभी भी अगर देखें कार्बन को केवल एक बॉन्ड की संतुष्टि मिली है, उस कार्बन को भी एक बॉन्ड की संतुष्टि मिली, अभी एक बॉन्ड तो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। बेटा इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर बनाए, कैसे, तो वो ऑक्सीजन दोनों कार्बन से जुड़ेगा, बन गई भैया इमारत, मकान का चित्र ऐसा ही होता है तकरीबन। ये हो गया ओजोनीकरण। पूछेगा सर जी ओजोनीकरण क्यों हुआ, एथिलीन पर ओजोन की अभिक्रिया हुई, एथिलीन ओजोनाइड बना, एथिलीन ओजोनाइड। अभी ध्यान देने वाली बात है, कोई भी कंपाउंड बनता, प्रोपीन से विक्रिया होती प्रोपीन ओजोनाइड, ब्यूटीन से विक्रिया होती ब्यूटीन ओजोनाइड, जो भी होता तो उसी को ओजोनाइड बन जाता। पहली बात तो ये हो गई ओजोनीकरण। एल्कीन पर ओजोन का फिक्स हो जाना क्या कहलाता, ओजोनीकरण। लेकिन अभिक्रिया में मैंने लास्ट में एक लाइन और लिखी थी, अपघटन, ये शब्द लिख दिया, लाइन क्या शब्द है ये, तो अपघटन को, अपघटन का मतलब होता है पदार्थ का कई भागों में क्या होना, टूटना। तो इसी कंपाउंड का मैंने जब जल के द्वारा अपघटन करवाया जिंक नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो जैसे जिंक नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में मैंने अपघटन कराया, देखने का तरीका क्या है, पदार्थ 2 भागों में टूट गया, ये वाला भाग टूटकर अलग, ये वाला भाग टूटकर अलग। जो ऊपर ऑक्सीजन था वो किसको मिल गया, H2O को, तो बेटा इसने क्या बना डाला, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड। अभी बोलोगे सर जी जगह थोड़ी सी खाली रह गई, खाली क्या हुआ, मेरे पास जगह नहीं बची, तो नीचे वाली खाली जगह को यूज करेंगे। आपके पास जगह होगी आप आगे यूज करोगे, उससे कुछ भी नहीं। बेटा ये बताओ, जैसे ये बॉन्ड 2 जगह टूटा था, हमारे इधर साइड पर क्या बचा, CH2O, उधर वाले भाग पे CH2O बचा। और तुम्हें आप याद होगा CH2O को फॉर्मेल्डिहाइड कहते थे, तो एक फॉर्मेल्डिहाइड इधर मिला, एक फॉर्मेल्डिहाइड उधर मिला, तो क्या बना देगा 2HCHO, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर इसी को लिख सकते थे CH2O। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि ये अभिक्रिया केवल यहीं पर डिमांड नहीं है कि एथिलीन से पूछी जाए, इस अभिक्रिया का महत्व तब और बढ़ जाता है जब ये अभिक्रिया प्रोपीन पर आती है। करके देखते हैं इसको। बेटा प्रोपीन का फॉर्मूला पे अगर चेक करें तो प्रोपीन का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अभिक्रिया होनी है ओजोन से। अब अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो अच्छी बात है, क्या, कौन से बॉन्ड को कंप्लीटली समाप्त कर दिया जाए, डबल बॉन्ड को। इधर बेटा बचा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और थोड़ी सी दूर पर CH2। अब बेटा ऑक्सीजन देने का क्रम जानते थे, ओजोन के थ्रू, तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन दोनों को मिलता था, ये हो गया ओजोनीकरण। पूछेगा ये कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपीन पर ओजोन की अभिक्रिया हुई ना, तो प्रोपीन ओजोनाइड। एक काम और करेंगे, मैंने इसका जल अपघटन कराया है, किसकी उपस्थिति में कराया है, Zn की प्रेजेंस में। जैसे ही कराया कंपाउंड कितने भागों में ब्रेक हो गया, 2 भागों में। बेटा ऊपर वाला O किसके साथ कनेक्ट होगा, H2 के, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड। ध्यान से देखो भैया इसको, पहले तो बताओ उधर वाले कंपाउंड पर क्या बन रहा है, उस वाले पार्ट पर क्या बन रहा है, CH2O, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। बेटा भी एक और कंपाउंड बचता है, नीचे लिख ले इसको। बेटा इधर क्या बचा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। हुआ क्या, कभी कभी ऐसा भी अभिक्रिया आता है, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लिखो, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया ऐसी लिख दो जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों बनाए जा सकते हैं। भैया प्रोपीन का रिएक्शन है, अब प्रोपीन से ही नहीं ब्यूटीन से भी। और बेटा हमारे यहां एक पदार्थ आता है स्टाइरीन, उससे भी हम डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड को बना सकते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं। पहले रासायनिक गुणों को पढ़ने के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे ओजोन का उपयोग। तो ओजोन के कुछ नॉर्मली उपयोग तो आप पहले से भी जानते थे। पहला नंबर ओजोन का सबसे पहला उपयोग है, कहता है जीवाणुनाशी के रूप में। बेटा ये बैक्टीरिया को समाप्त करने की क्षमता रखता है।
और जैसे बैक्टीरिया को मार देता है, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वायुमंडल को या जिस पदार्थ में ओजोन को मिलाया जाए उसको जीवाणु रहित बना देता है। नॉर्मली इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग करते हैं जल को जीवाणु रहित बनाने में। तो ओजोन जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो वाटर में उपस्थित जीवाणुओं को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। पहला उपयोग हो गया। दूसरा, क्योंकि ओजोन ऑक्सीकारक था, विरंजक भी है। जो भी कंपाउंड नवजात ऑक्सीजन बना सकता है, वो हर एक पदार्थ विरंजक का कार्य, विरंजक का मतलब समझते हो, रंग उड़ाने वाला। क्योंकि विरंजक का कार्य करता है ओजोन, वस्तुओं के रंग को उड़ा सकता है। हम इसकी सहायता से आटा, तेल, अगर आटा, तेल जो गहरे कलर के कंपोनेंट हैं उनके रंग को उड़ा करके हम लोग उन्हें हल्के कलर में चेंज कर लेते हैं। आटा का रंग उड़ा सकता है, तेल का रंग उड़ा सकता है, स्टार्च का, हाथी दांत का, ऊन का भी रंग उड़ा सकता है। आपने बहुत सारे कपड़े ऐसे भी देखे होंगे जिनमें से क्या होता है, कपड़े का कुछ कलर ऐसा होता है कि कहीं पर हमको कपड़े का कलर फेड लगता है और कहीं पे कपड़े का कलर डार्क होता है, और लोगों को ऐसा मानना है कि ये फेड हुआ नहीं है, बल्कि ये नए समय के आधार पर डिजाइन बनाई गई है इसे। तो वस्तुओं के या कपड़ों के रंग उड़ाता है, तो कपड़ों का रंग जिन पदार्थों से उड़ाया जाता है उन पदार्थों को कहते हैं विरंजक। क्योंकि ओजोन भी वस्तुओं के रंग को उड़ा सकती है, ओजोन भी एक प्रकार का क्या है, विरंजक है। अब कहता है भीड़ युक्त क्षेत्रों की वायु को शुद्ध करने में। तो बेटा भीड़ युक्त क्षेत्रों का मतलब जैसे सिनेमा हॉल है, मार्केट है, या अधिक भीड़ वाले स्कूल या कॉलेज है, या ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर भीड़ ज़्यादा रहती है। तो बेटा भीड़ अधिक का अर्थ क्या है, पॉल्यूशन अधिक। और क्योंकि उन क्षेत्रों में पॉल्यूशन को कम करना होता है, हम ओजोन गैस के रिसाव से या ओजोन गैस को फैलाने से उन क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओजोन डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस बनाएगा और ये ऑक्सीजन गैस प्रदूषण को क्या कर देती है, कम करती है। आगे कहता है लाल दवा, इसका एक रिएक्शन भी हम लोगों ने लिखा था, नहीं लिखा था, K2MnO4 पर रिएक्शन करवाते हुए 2 मॉलिक्यूल से जल की उपस्थिति में हुई थी ओजोन से रिएक्शन। तो लाल दवा बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, और हाँ, कपूर के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं, कपूर बनाने में भी। अगला नंबर आता है, कहता है कार्बनिक यौगिकों के ओजोनीकरण में। मैंने अभी यहाँ रिएक्शन लिखे थे ओजोनीकरण के लिए, तो कार्बनिक यौगिकों को ओजोनीकरण करा देते थे, तो उस रिएक्शन में भी इसका यूज आता है। लास्ट नंबर है ऑक्सीकारक के रूप में। बेटा बिल्कुल सही है, इतनी ऑक्सीकारक की अभिक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी, और जब ऑक्सीकारक की रिएक्शन बहुत सारी पढ़ी तो फिर हम लोगों ने जान लिया कि ये ऑक्सीकारक है। अभी एक नंबर तो मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि लगभग सभी लोगों को ये बात पता है कि ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है, और स्किन कैंसर के खतरे को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये हम लोग उपयोग हो गए। अभी आगे पढ़ेंगे। कहता है स्टायरीन पर ओजोनीकरण घटन को दर्शाइए। स्टायरीन एक कंपाउंड है। स्टायरीन कंपाउंड का बेटा नाम अगर देखा जाए तो सूत्र अगर देखा जाए C6H5, बेटा CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। इस पर बेटा ओजोनीकरण करवाना है। बेटा सभी लोग जानते हो ओजोनीकरण का तरीका क्या है, C6H5 CH2 लिखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, और बेटा एक ऑक्सीजन तो दोनों को देने वाले थे। फिर लास्ट में अब इसकी अभिक्रिया हुई जल से, और वो भी किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिंक की। जैसे हुई कंपाउंड दो भागों में टूटा, ऑक्सीजन इसको मिला तो पहला कंपोनेंट बना H2O2, और इसके बाद जो बना तो उसको चेक करेंगे कैसे क्या क्या बना, प्लस। बेटा इधर वाला कंपाउंड देखते हैं, टूटे हुए भाग के इस हिस्से वाला कंपाउंड C6H5CHO, जिसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो पहला तो बेंजल्डिहाइड बनकर तैयार हुआ, दूसरा उधर वाले कंपाउंड को तो पढ़ चुके जान गए ना क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। तो एक साथ ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दो प्रकार के कंपाउंड्स को बना सकता है, पहला बेंजल्डिहाइड और दूसरा वाला फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है हमारे यहाँ की ओजोन की संरचना को बना करके दिखाना है। अब ओजोन की संरचना को बना करके दिखाना है तो देखो इसको कैसे पहचानते हैं ओजोन की संरचना को। बेटा ओजोन में ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं, 3। सबसे पहले तो ओजोन की संरचना को बनाने से पहले हमें ऑक्सीजन एटम 3 रख ही लेने हैं वहीं पे। अभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन सभी जानते हो कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। तो मैंने बना रखी है 6, यहां भी मैंने बना ली है, और बेटा मैं यहां भी बना रखूंगा 6। अब इसके बॉन्ड मुझे ऐड करने होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे।
नहीं समझ पाई इसको? अभी ध्यान देने वाली बात, इसमें डबल बॉन्ड होगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि ये ऑक्सीजन एटम छूट रहा है ना, तो होगा क्या, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके भी एक एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। प्रॉब्लम क्रिएट कहां होती है, मैं इस पर देखता हूं 3 इलेक्ट्रॉन, मैं इस पर देखता हूं 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों पर कैसी है, विषम। और जब भी कभी एक से अधिक एटम पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो ऐसा कंपाउंड जो है वो क्या कर लेता है, वो अपने रूप को चेंज कर लेता है, कहेगा कि इस फॉर्म में वो अधिक स्थायी नहीं है, और स्थायी नहीं तो अपने रूप को क्या करने की कोशिश करेगा, चेंज, स्टेबिलिटी को गेन करेगा। और गेन कैसे करेगा, फिर विषम इलेक्ट्रॉनों को समाप्त करने के लिए ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अच्छा, एक ये त्याग देगा, एक वो ग्रहण कर लेगा। ध्यान देने वाली बात है, इसमें से 3 में से 2 बच गए, इस पे भी सम इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें से 5 से बढ़कर 1 कितना हो गया, 6। ये -4 जरूर मैंने लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं ग्रहण किया वाला 6, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो ठीक है। बेटा इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, अगर डबल बॉन्ड यहां नहीं बल्कि उधर लगाते तो बेटा कंपाउंड का फॉर्मूला देखो कैसे बनता। और यहां पर इलेक्ट्रॉन होते 4, यहां पर इलेक्ट्रॉन होते 2, और बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाते अब 6, 4 5 6, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति पूछता है, एक काम करते हैं सर जी, ऑक्सीजन के एटम्स के बीच का ये जो बॉन्ड एंगल है ये बता दीजिए। तो बेटा ऑक्सीजन के एटम के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 116.8, ये बॉन्ड एंगल होता है। कोई पूछता बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो बेटा बॉन्ड लेंथ अगर बताते तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की 148 पिकोमीटर, अगर मैं डबल बॉन्ड का चेक करता हूं तो 122 पिकोमीटर। तो डबल बॉन्ड की अच्छा लेंथ ऐसा भी ध्यान दे के बताना है, डबल बॉन्ड की लेंथ हमेशा कम होती है सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। तो डबल बॉन्ड का लेंथ 122 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड की क्योंकि लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, ये आएगा 148 पिकोमीटर के आसपास। अभी एक और चीज हमसे पढ़ने के लिए रह जाती है ओजोन पर, तो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। क्या आता है बेटा, इतने गुणों को पढ़ने के बाद कभी कभी ये आता है कि ओजोन ने आज तक जितने भी रिएक्शन दिखाए सब में ओजोन ने ऑक्सीकारक का काम किया है। कोई एक रिएक्शन ऐसी मिल जाए जिसमें ओजोन अपचायक का काम करता हो, तो बेटा एक रिएक्शन को देखो लिख के हम तुमको दिखाते हैं। कभी ऐसा आ जाए कि अभी तक जितना भी ये रिएक्शन पढ़ा ओजोन ने हमेशा ऑक्सीकारक का काम किया है, कोई एक रिएक्शन आ जाए, ऐसी रिएक्शन बता दीजिए जिससे ओजोन अपचायक का काम कर रहा हो। अच्छा, ओजोन ऑक्सीकारक क्यों बनता था, क्योंकि ये हमेशा ऑक्सीजन क्या कर देता था, दे देता था, इसलिए हमेशा ऑक्सीकारक बन जाता था। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जब ये ऑक्सीजन ले ले तो फिर ये क्या बन जाएगा, अपचायक। तो मेरे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पराक्साइड, अगर मैं इसकी अभिक्रिया ओजोन से करवाता हूं, ध्यान रखना इसको। अब इस बार हाइड्रोजन पराक्साइड ऑक्सीजन को ओजोन का देगा ऑक्सीजन। बेटा ध्यान रखो O3 है, अगर मिल गया ओजोन को ऑक्सीजन तो O4 हो जाएगा, क्योंकि O4 इस एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम O4 को क्या लिखते हैं, 2O2, और बेटा लास्ट में बचता है H2O। तो अभी इसको देखने से क्या बदला, इस बार ओजोन ने ऑक्सीजन नहीं दिया है, ऑक्सीजन किसने दिया है, H2O2 ने, क्योंकि H2O2 ने ओजोन को इस बार ऑक्सीजन दे दिया। ओजोन कैसा पदार्थ है इस बार, अपचायक। तो कभी अपचायक की बात आएगी तो रिएक्शन को ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पराक्साइड से अभिक्रिया, इसको भूलना नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ये अभिक्रिया दिखाती है ओजोन का अपचायक गुण। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ओजोन का अपचायक गुण। तो ओजोन तो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे सल्फर के अपर रूप, तो उसके लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।